हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय फ्यूचर विद आशुतोष चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमने एक पहले भी वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। वो हमारा पार्ट 1 था। अब हमारा पार्ट 1 नेक्स्ट को आएगा। तो इसमें चलिए हम क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लेवल 2 के क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है। तो आइए हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में है हमारा, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है दोस्तों, वंशानुगत शासन का मतलब क्या होता है। वंशानुगत शासन का मतलब है कि जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ये वंशानुगत चला आता है। वहाँ पे जनता किसी राजा का चुनाव नहीं करती है, जबकि जो गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था होती है, उसमें जो राज्य का प्रमुख होता है, किसी देश का प्रमुख होता है, उसको जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो जो भारत हमारा है, भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ की जनता शासन व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है, मतलब कि यहाँ राजशाही नहीं है बल्कि लोकशाही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, ये इम्पोर्टेंट वर्ड हो जाते हैं, राजशाही और लोकशाही। मतलब राजशाही वहाँ होगा जहाँ पे राजा का शासन होगा, राजा वहाँ का प्रमुख होगा, और लोकशाही मतलब जो जनता के द्वारा अपने प्रमुख को चुना जाता है, उसको लोकशाही कहा जाता है। और फिर कहता है कि गणतंत्र की एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है जो अब्राहम लिंकन की है। ठीक है, जो गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था होती है, उसमें एक प्रमुख पंक्ति है जो हमारे जो अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति ने कहा था कि जनता के द्वारा, सॉरी, जनता की सरकार जनता की द्वारा और जनता के लिए बनाया जाए। ठीक है, मतलब कि जो भी वहाँ की जनता चाहे, जिसको चुनना चाहे, वो अपने प्रमुख का चुनाव कर सकती है। वहाँ पे वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है। मतलब कह रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको पहले वाले पार्ट वीडियो में बताया था कि जो संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसका हर एक एक शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको एकदम माइंड में घूमना चाहिए कि क्या क्या उसमें बोला गया है, क्योंकि आगे जो जो भी क्वेश्चन है वो सीक्वेंस के हिसाब से भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें कह रहा है कि 4 ऑप्शन हमारा दिया गया है। कह रहा है कि कौन सा शब्द उद्देशिका में नहीं है। तो हमारा देखिए, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन ये लोक कल्याण का नहीं है। ठीक है, आइए व्याख्या में देखते हैं क्या कहा गया है। व्याख्या में हमारा कहा गया है, लोक कल्याण भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, लोक कल्याण उद्देशिका में नहीं है। भारत का संविधान की उद्देशिका में नागरिकों को, ठीक है, भारत की जो संविधान है उसमें उद्देशिका में नागरिकों को क्या क्या दिया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि संविधान की उद्देशिका का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में पेश किया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, उसी से प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया था, और यह प्रस्ताव 22 जनवरी
1947 को पारित कर दिया गया था, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को मतलब ये पारित हो गया था, संविधान में शामिल कर लिया गया था। फिर जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इसमें पूर्ण रूप से प्रस्तावना को शामिल कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कोई प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि कोई भी राज्य कल्याणकारी कब होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। अगर कोई राज्य कल्याणकारी है तो उसका उद्देश्य क्या है, वह कल्याणकारी राज्य कब कहलाएगा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या क्या कहा गया है। ऑप्शन में हमारा है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। पहला ऑप्शन हमारा है कि इसमें कहा जा रहा है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। क्या यह कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर दूसरा हमारा ऑप्शन है कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, इसको देखते हैं। फिर है तीसरा हमारा सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ये भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। जो भी मतलब कोई भी राज्य हो, अगर वो कल्याणकारी राज्य है तो हमारे जो देश में कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनका मतलब उत्थान करना, उनको आर्थिक सामाजिक हर रूप से मदद देकर उनका सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास करना, ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। देखिए व्याख्या में क्या दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जो हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी में सीधे सीधे दिया गया है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, नवंबर 1942 में वेवरिज रिपोर्ट, ये देखिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो जाते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न में पूछे जाते हैं। नवंबर 1942 में बेवरिज रिपोर्ट द्वारा ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को स्पष्ट किया गया था। ब्रिटेन में मतलब कि ब्रिटेन में इनकी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को स्पष्ट किया गया था। इसमें गरीबी, बीमारी, निरक्षरता, नशाखोरी और अभाव जैसी कुरीतियों से निपटने के लिए राज्य की सक्रियता को आवश्यक माना गया। ठीक है, मतलब कि ये भी जो समस्याएं हैं उनमें राज्य अपना प्रभाव दिखाए और इनको कमज़ोर करे, ये जो कुरीतियाँ हैं इनको समाप्त करें, ये राज्य का उद्देश्य होता है। इसी रिपोर्ट में कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना राज्य का उद्देश्य माना गया। ठीक है, यही जो रिपोर्ट आई थी बेवरिज रिपोर्ट, ये है जो बेवरिज रिपोर्ट है, इसमें कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना राज्य का उद्देश्य माना गया था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि मतलब गणराज्य का मतलब क्या था, गणराज्य मतलब कि जहाँ पे जनता अपने प्रमुख का चुनाव करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गणतंत्र या गणराज्य का मतलब वही होता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। राज्याध्यक्षों का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्याध्यक्षों का चुनाव होता है। ठीक है, आइए व्याख्या में देखते हैं क्या कहा गया है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब बताया कि वही राज्याध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, जबकि जो राजतंत्र होता है वहाँ पे जो राज्याध्यक्ष होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, उनका कोई चुनाव नहीं होता है। ठीक दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि सीक्वेंस में पूरा आप एक एक वर्ड को देख लीजिए कैसे क्या कहा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा गया है, पहला ऑप्शन हम देखते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं। कहा गया है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न।
अब देखिए इसमें कहा गया है, फिर दूसरे में कहा गया है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी निरपेक्ष। फिर इसमें कहा गया है सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा ये आप आ जाएगा और सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है दोस्तों, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। अब व्याख्या हम देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में यह क्रम सही है। सार्वभौम सत्ता संपन्न, ठीक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर। सेक्युलर का अर्थ है, सेक्युलर मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। मतलब किसी भी जो भी राज्य होगा वो किसी भी धर्म को कोई विशेष महत्व नहीं देगा, वो हर धर्म को समान महत्व देगा। ठीक है, किसी भी जो समाज जो सेक्युलर कंट्री होगा वो किसी धर्म विशेष को विशेष कानून के द्वारा उसको ज़्यादा महत्व नहीं देता है, वो सभी धर्मों को समान महत्व देता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है हमारा। ऑप्शन है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, उसे हम धर्मनिरपेक्ष कहेंगे नहीं। एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। ठीक है, इसमें हमारा धर्म सेक्युलर की, देखिए सेक्युलर का अर्थ क्या हो जाता है हमारा, सभी धर्मों की सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए व्याख्या में देखते हैं क्या कहा गया है। व्याख्या में हमारा कहा जा रहा है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर, सेक्युलर जो है इसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं या तो पंथ निरपेक्ष कहते हैं। कहा गया है सभी नागरिकों को जो भी हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, वो अपने धर्म को बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपने धर्म को मानने का, उसमें जो रीति रिवाज कहीं हैं उनका बढ़ावा देने का, उनको पालना करने का उनका अधिकार होता है सभी नागरिकों को। फिर कहा गया भारतीय संविधान द्वारा भारत पंथ निरपेक्ष देश घोषित किया गया है। जो भारतीय संविधान है उसमें भारत को पंथ निरपेक्ष देश घोषित किया गया है। ठीक है, ये सब कीवर्ड हो जाते हैं हमारे, पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया है। फिर ये आगे क्या कहा जा रहा है, पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता देश में अंतर है, कई लोग मानते हैं। मतलब कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में, पंथ निरपेक्ष देश में अंतर है, ऐसा कई लोग मानते हैं। सेकुलर शब्द का अर्थ है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन इसका अर्थ पंथ निरपेक्ष होता है, अर्थात कानूनी कार्रवाई सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से होती है। जैसे कि कोई भी कानून बनाया गया है वो किसी विशेष धर्म पे लागू नहीं होगा, वो सभी धर्मों पे समान रूप से लागू किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें कोड के द्वारा हमें सेट करना है कि कौन सा सही है। जो धर्मनिरपेक्ष है शब्द है, ये कब जोड़ा गया था, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, 1976 में जोड़ा गया। क्या यह 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? नहीं दोस्तों, ये 44वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है। तीसरा ऑप्शन 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जी बिल्कुल, ये 42वें संशोधन द्वारा हमारा जोड़ा गया था। फिर ये क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है, यह मूल प्रस्तावना में था? नहीं, ये मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसको संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया, 42वें संशोधन के द्वारा। तो आइए हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1 और 3। ठीक है दोस्तों, 1 और 3 हमारा आंसर सही हो जाएगा। आइए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या दिया गया है। शब्द धर्मनिरपेक्ष
भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में पहला और तीसरा कथन सही है कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संशोधन द्वारा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, जैसे कि उसमें कहा गया कि हम भारत के लोग से स्टार्ट किया गया है प्रस्तावना को, तो उसका सेंस क्या है, कहने का मतलब क्या है, उसमें हम भारत के लोग को शामिल क्यों किया गया, इसका वर्ड का मीनिंग क्या निकलता है। तो इसमें देखिए हम ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता जनता में निहित है। ठीक है, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान भारत निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। इसका कहने का मतलब देखिए दोस्तों, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, चूँकि तो उसमें हर क्षेत्र के लोग, हर भाषा, हर समुदाय के लोगों का उपस्थित होना ज़रूरी था। तो उसमें क्या कहा गया कि हर राज्य से, हर क्षेत्र से, हर प्रांत से लोगों को चुनकर भेजा गया, मतलब वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो संविधान निर्माता थे। तो उनमें मतलब कि जनता तो, भारत की जनता तो सीधे सीधे उन्होंने जनता संविधान का निर्माण नहीं किया, लेकिन उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा जनता संविधान का निर्माण किया गया। तो मतलब कि एक तरीके से कहा जाएगा कि भारत के लोगों के ही द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, आइए हम इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से यह अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है। ठीक है, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का क्या अर्थ होता है। आइए हम इसका, क्योंकि हमारी प्रस्तावना में इसको 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, संविधानवाद और समाजवाद को जोड़ा गया था। तो देखते हैं इसमें हमारा व्याख्या में क्या क्या कह रहा है, सॉरी ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या कहता है। ऑप्शन हमारा है सामाजिक नियंत्रण। समाजवाद का मतलब क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण होता है, सॉरी ये नहीं होता है। फिर दूसरा कह रहा है कि ये राष्ट्रीयकरण होता है। तीसरा है सामाजिक न्याय होता है और सामाजिक स्पर्धा होता है। तो समाजवाद का मतलब ये होता है कि जो भी संसाधन हैं अपने देश में, जो भी संसाधन है उनका सब लोगों में, देश की जनता में समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। किसी विशेष व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिए, सबका समान अधिकार होना चाहिए किसी भी वस्तु पे, किसी भी संसाधन पे, चाहे जो भी हो वो। तो समाजवाद का ये मतलब होता है। तो इसका देखिए समाजवाद का मतलब होता है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय। ठीक है, आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में हमारा कहा जा रहा है, समाजवाद अंग्रेजी भाषा के सोशलिज्म शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। समाजवाद जो है वो सोशलिज्म शब्द से बना हुआ है अंग्रेजी भाषा के, और सोशलिज्म शब्द की उत्पत्ति सोशियस शब्द से हुई है। जो सोशलिज्म शब्द है इसकी उत्पत्ति सोशियस से हुई है, जिसका अर्थ होता है समाज। ठीक है, इस प्रकार समाजवाद का संबंध समाज और उसके सुधार से संबंधित है। ठीक है, मतलब समाजवाद में जो भी समाज में बुराइयां हैं, जिस असमानताएं हैं, उनको दूर करना समाजवाद की ये संकल्पना होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक ये सब न्याय करना, सबको समान महत्व देना। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो ये हमारा सूची जो समवर्ती सूची है, क्योंकि देखिए जो हमारी 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, और उसमें क्या कहा गया है,
तीन तीन सूचियों के बारे में बताया गया है। 3 सूचियों के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारा है पहला हो जाता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा हमारा हो जाता है समवर्ती सूची। तो ये जो समवर्ती सूची में जो भी नियम का जो भी विषय होते हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो देखिए समवर्ती सूची हमारा किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका व्याख्या हम थोड़ा देख लेते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची 7वीं अनुसूची में, जैसे कि हमने आपको बताया 7वीं अनुसूची में है, भारत संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय, हालांकि अंतिम विषय को 47वां स्थान दिया गया है कि सूची में शामिल है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। मतलब इसमें जो भी विषय होंगे उन पे दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर जो भी कानून बनाएगा, अगर मान लीजिए कि राज्य ने बनाया उस पर कानून, तो जो फिर उसी कानून पे संविधान द्वारा मतलब संसद द्वारा उसी विषय पे समवर्ती सूची के विषय पे कानून बनाया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, संसद द्वारा, तो वो ज़्यादा मान्य होंगे, न कि आपके राज्य कानून का ऊपर प्रभावी हो जाएगा संसद का कानून। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमारे में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ आपको और मतलब चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, आप कुछ इम्प्रूवमेंट करिए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए कि क्या क्या करना चाहिए, हमें नया कुछ करें, क्या करें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।